Hello all, welcome to Dive to Learn. This is सोनू अग्रवाल तोदी and we are doing higher education schemes. ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं निष्ठा और परामर्श. तो before we start this, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let us start. निष्ठा, what is निष्ठा? ये जान लेते हैं. ठीक है, The Union Human Resource Development Minister has launched national initiatives for school heads and teachers holistic advancement NISHTHA, a national mission to improve learning outcomes at the elementary level. सबसे पहले तो निष्ठा का फुल फॉर्म क्या है ये देख लेते हैं. It is National Initiatives for School Heads and Teachers होलिस्टिक एडवांसमेंट. ठीक है, इसका फुल फॉर्म निष्ठा का फुल फॉर्म ये है, आप यहीं पे याद कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, एक मार्क्स का क्वेश्चन होता है. ये व्हाट इज द फुल फॉर्म निष्ठा, ये पूछ लेते हैं. ठीक है, और ये निष्ठा का क्या काम था? ये काम था कि स्कूल हेड्स, प्रिंसिपल्स, टीचर्स, उन लोगों का ओवरऑल एडवांसमेंट डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया था, सो दैट लर्निंग आउटकम एलिमेंट्री लेवल से इम्प्रूव किया जा सके. निष्ठा जब स्कीम लॉन्च किया गया था तभी उसका वेबसाइट, उसी समय निष्ठा वेबसाइट, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, प्राइमरी बुकलेट्स एंड मोबाइल एप्स वो ऑल्सो लॉन्च बाय द मिनिस्टर. ठीक है, तो व्हाट वाज निष्ठा ये जानते हैं. द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज लॉन्च्ड अ नेशनल मिशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स at the elementary level through an integrated teacher training program called NISHTHA under the centrally sponsored scheme of Samagra Shiksha in 21-9-20. ये समग्र शिक्षा के साथ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है समग्र शिक्षा, इसके साथ मर्ज किया गया था और ये निष्ठा टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ओवरऑल टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था. ठीक है, और आप ये डेट लर्न कर लीजिएगा. नाउ निष्ठा इज द लार्जेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में एक ही मात्र तरीके का टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वो क्या है? निष्ठा. ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके देख लेते हैं. टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू एनकरेज एंड फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट. टीचर विल गेट अवेयरनेस एंड डेवलप द स्किल्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू. ठीक है, तो इसका क्या मोटिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का? वाज दैट टीचर्स को इतना ये इक्विप करे, इतना ट्रेन करे, सो दैट वो क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करवा सके. ठीक है, इट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव. सो व्हाट वाज द वेरियस एस्पेक्ट जो टीचर्स को देखना था, जिनको अपने फील्ड में उन्हें डेवलप करना था, शार्पन करना था, वो था लर्निंग आउटकम्स, competency based learning and testing. Now what is the meaning of competency? Competency means the ability to do something very successfully or efficiently. तो उस competency based learning and testing मतलब वो सीखेंगे भी एकदम सक्सेसफुल तरीके में, एफिशिएंट तरीके में, और उसका टेस्टिंग भी होएगा. ठीक है, learner centered pedagogy, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, these are the various aspects जिसमें टीचर्स का अवेयरनेस या डेवलपमेंट करवाना था. ठीक है, पर्सनल सोशल क्वालिटी, इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब आप एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो उसके अंदर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी आपका आइडिया हो. ठीक है, दैट इज इंक्लूसिव or integrated education. ICT in teacher training including artificial intelligence. What is ICT now? That is information and कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है. ठीक है, इसमें भी टीचर्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी था, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज़ करना ज़रूरी था. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ना. हेल्थ एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग योगा, तो बच्चों के अंदर वेल बीइंग, हेल्दी होने का जो गुण होता है, योगा, एक्सरसाइजेस, ये सब भी सिखाया, मतलब डेवलप करवाया गया था, इस निष्ठा के अंदर बताया गया था. इनिशिएटिव्स इन स्कूल एजुकेशन इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, स्कूल के अंदर लाइब्रेरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुक्स होने चाहिए, ये सब चीज़ का इनिशिएटिव शुरुआत किया गया था स्कूल एजुकेशन के अंदर. इको क्लब्स, यूथ क्लब्स एंड किचन गार्डन. तो हमें पता है व्हाट इज किचन गार्डन, राइट? जो किचन वेस्ट होता है उसमें से हम जो गार्डन बनाते हैं, लगाते हैं किचन विंडो सिल्स में, उसे किचन गार्डन कहते हैं. उसकी जानकारी, यूथ क्लब्स की जानकारी, राइट, बच्चों को देना. एंड इको क्लब मतलब बच्चों को पार्टिसिपेट करवाना उस क्लब के अंदर जिसमें वो लर्न कर सके, जिसमें वो इम्प्रूव कर सके अपने एनवायरनमेंट्स को. ठीक है, दैट इज कॉल्ड इको क्लब. तो इस सब चीज़ की जानकारी, इस सब चीज़ में भी स्किल्स डेवलप करवाना निष्ठा का ही काम था. ठीक है, स्कूल लीडरशिप क्वालिटीज, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, प्री स्कूल, प्री वोकेशनल एजुकेशन एंड स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स, ये सारे पॉइंट्स थे जिनमें
टीचर्स को अवेयरनेस डेवलपमेंट स्किल्स डेवलप करवाना जरूरी था. दीज वर द पॉइंट्स. ओके, नाउ हाइलाइट्स ऑफ निष्ठा. क्या काम था निष्ठा का? कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग ऑफ 4.2 मिलियन टीचर्स. 4.2 मिलियन टीचर्स को ये ट्रेन करने का कैपेसिटी है निष्ठा के अंदर. ठीक है, इट हैज दिस कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग. ओके, इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग ऑफ प्रिंसिपल्स हेड्स एज की एकेडमिक सपोर्ट, focus on competency and higher older thinking skills based on teaching learning, training of all heads and teachers at first level councils, promoting experiential and joyful learning, awareness of central sponsored scheme initiatives, online monitoring and support system, convergence of multi departmental efforts, activity based training modules. So these are the highlights जिसमें निष्ठा काम कर रहे थे. टीचर्स को ट्रेनिंग करने में, प्रिंसिपल्स हेड्स को ट्रेन करके इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग करने में, एकेडमिक सपोर्ट के लिए, राइट. And then higher thinking based, competency based thinking के लिए for better education and learning. एंड एक्सपेरिमेंट्स जो भी करते थे, इनिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके हो, कैसे हो बच्चों को प्रमोट करवाना, उन्हें डेवलप करवाना, ये सब निष्ठा का हाईलाइट था कि टीचर्स को इन सब चीज़ों में ट्रेनिंग मिले. ठीक है, व्हाट वाज द एम? टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ अराउंड 42 lakh participants covering all teachers and heads of school at elementary level in all government school. तो इसका सबसे बड़ा एम क्या था? एक तो कि 42 लाख पार्टिसिपेंट्स ये अपने इसके पास कैपेसिटी था ट्रेन करवाने के लिए, which included all the teachers and heads of government school as well as faculty members of state councils of education research and training, that is SCRT. Okay, learn the for abbreviations. Okay, and district institutes of education and training, that is DIETs, and block resources coordinators and cluster resource coordinators in all states and UTs. तो इतना कैपेसिटी था, टीचर्स को, हेड्स को, स्कूल हेड्स को ये ट्रेन कर सकते थे. साथ ही साथ फैकल्टी मेंबर्स ऑफ SCRT, DIETs एंड ब्लॉक रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज, हर इन सब लोगों को ट्रेन करने का कैपेसिटी निष्ठा के अंदर था. ठीक है, नाउ हाउ डिड इट वर्क? इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं. ट्रेनिंग विल बी कंडक्टेड डायरेक्टली by 33,120 key resource persons, that is called as KRPs. Okay, what is the full form of KRP? That is की रिसोर्स पीपल. इनके पास एक कैपेबिलिटी था. ये कितने नंबर में थे? 33,120 की रिसोर्स पर्सन थे जो केपेबल थे to give training. And state resource person, that is SRP. ठीक है, identified by states and UTs, who will in turn be trained by 120 national resource person identified from National Councils of Education Research and Training Center, that is NCRT, National Institute of Education Planning and Administration, that is NIEP. ठीक है, तो दीज सबसे पहले जो हेड्स, टीचर्स एंड हेड्स ऑफ स्कूल से उनको कौन ट्रेन करेगा? वो था की रिसोर्स पर्सन्स. ओके, और इन की रिसोर्स पर्सन्स को ट्रेन करने का क्षमता था स्टेट रिसोर्स पर्सन में. स्टेट रिसोर्स पर्सन को कौन हायर करते थे या कौन इसे अपॉइंट करते थे? इट वाज बाय द स्टेट एंड यूटीज. ओके, एंड ये स्टेट्स एंड यूटीज स्टेट रिसोर्स पर्सन को अपॉइंट करते थे और स्टेट रिसोर्स पर्सन की रिसोर्स पर्सन को ट्रेन करके अपॉइंट करते थे टू ट्रेन ऑल दोस हेड्स एंड टीचर्स. बट इन अगेन द स्टेट रिसोर्स पर्सन को ट्रेन करने के लिए 120 नेशनल रिसोर्स पर्सन से जो नेशनल काउंसिल ऑफ Education Research and Training, that is NCRT, and National Institute of Education Planning and Administration NIPIA, वो इनका ये नेशनल रिसोर्स पर्सन जो थे उनको अपॉइंट करते थे, ट्रेन करते थे. ठीक है, स्टेट एंड यूटीज हैव एन ऑप्शन टू कॉन्टेक्चुअलाइज and train modules and use their own materials and resource persons also, keeping in view the core topic of expected outcomes of निष्ठा. निष्ठा का जो मेन टॉपिक था या मेन आउटकम था कि क्या इसका बेस है, उसको ध्यान रखते हुए स्टेट एंड यूटीज क्या करते थे? अपना ट्रेनिंग मॉड्यूल्स खुद कॉन्टेक्चुअलाइज करते थे एंड अपने रिसोर्सेज यूज कर सकते थे. बट द मेन थिंग वाज उनको निष्ठा का टॉपिक, उनका निष्ठा का जो बेस लाइन है उसको फॉलो करना होता था. द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द प्रोग्राम आर एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल इंक्लूडिंग इनबिल्ट कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म, ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम, ट्रेनिंग, नीड एंड इम्पैक्ट एनालिसिस,
प्री एंड पोस्ट ट्रेनिंग। तो इसका प्रोमिनेंट फीचर, जो इम्पोर्टेंट फीचर प्रोग्राम का क्या था, वाज दैट इट वाज द एक्टिविटी बेस्ड मॉड्यूल, जिसमें आप कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म कर सकते थे एंड ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम होता था फॉर द पीरियड ऑफ training, that was pre-training period and post-training period. Okay, a mobile app and learning management system, that is LMS. ठीक है, मोबाइल ऐप जो है उसका नाम क्या था, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, based on module, that is modular object oriented dynamic learning environment, had been developed by NCERT. तो NCERT ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, LMS, that is learning management system, जो बेस्ड था मॉड्यूल, that is modular object oriented dynamic learning environment के बेस के ऊपर काम किया करता था, और NCERT ने इसको लॉन्च किया था, डेवलप किया था। LMS will be used for registration of resource persons and teachers, disseminations of resource, training gap and impact analysis, monitoring, mentoring and measuring the progress online. So LMS का क्या काम था, वो रजिस्टर करते थे, क्या करते थे, रजिस्ट्रेशन के लिए वो रिसोर्स पर्सन, जो हमारे यहाँ ऊपर रिसोर्स पर्सन है ना, की रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, स्टेट रिसोर्स पर्सन, उनको रजिस्टर करते थे, एंड टीचर्स, टीचर्स, ओके, ये टीचर जो भी ट्रेनिंग के लिए हेड्स या टीचर जो भी आते थे उनको रजिस्टर करते थे। एंड व्हाट वाज द वर्क, डिसेमिनेशन ऑफ रिसोर्सेज, ट्रेनिंग गैप एंड इम्पैक्ट एनालिसिस, मॉनिटरिंग एंड मेंटरिंग ऑफ मेजरिंग द प्रोग्रेस लाइन। तो इनका जो प्रोग्रेस लाइन है उसको मेंटर करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, ट्रेनिंग ऐप क्या गैप देना है, ये सब चीज़ कैसे एसिमुलेट करना है या कैसे रिसोर्सेज को फॉलो करना है, यूज करना है, ये सब बताने का काम करता था LMS। ओके, नाउ what were the expected outcomes here? जो निस्टा लॉन्च किया एंड वो रूल्स हमें पता चल गए, क्या काम था वो पता चल गया, एक्सपेक्टेड आउटकम्स क्या था वो देख लेते। इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, टीचर ट्रेन रहेंगे तो स्टूडेंट्स की लर्निंग में ऑब्वियसली देयर विल बी एन इम्प्रूवमेंट, राइट? So improvement in the learning outcome of the student, creation of an enabling and enriching inclusive classroom environment, ठीक है, तो क्लासरूम एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली एनरिच हो जाएगा, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बातें होंगी क्लासरूम के अंदर, बच्चे को ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा, है ना। टीचर्स आर ट्रेन्ड एट फर्स्ट लेवल काउंसलर्स to be alert and responsive to the social, emotional and psychological needs of the student. तो टीचर्स इस तरीके से ट्रेन होते हैं कि वो फर्स्ट लेवल एक साइकोलॉजिस्ट के जैसे भी काम कर सके, फर्स्ट लेवल काउंसलर, कि कोई प्रॉब्लम हो बच्चों में, इमोशनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कुछ भी हो, टीचर्स आर ट्रेन लाइक दैट कि वो अपने बच्चों को उस समय हैंडल कर सकते हैं। वो द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट ऑफ द टीचर ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, टीचर्स आर ट्रेन टू यूज आर्ट एज pedagogy learning to increase creativity और innovation among the students। तो टीचर्स इस तरीके से ट्रेन होते थे कि वो आर्ट को यूज करते थे एज द pedagogy, ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज क्रिएटिविटी, दैट इज बच्चों में क्रिएटिविटी इंक्रीज करना, इनोवेशन इंक्रीज करने के लिए आर्ट वाज यूज्ड, एंड दीज वर ऑल गिवन, ट्रेनिंग दिए जाते थे इन सब चीज़ों के लिए, फॉर दिस काउंसलर्स बीइंग, बच्चों को कैसे काउंसिल करना है, क्या इनोवेटिव क्रिएटिव थॉट्स बच्चों में डालने हैं, उसके लिए ये सब चीज़ों के लिए निष्ठा ट्रेनिंग दे रही थी टीचर्स एंड हेड्स को। ओके, टीचर्स आर ट्रेन्ड टू डेवलप एंड स्ट्रेंथन पर्सनल सोशल क्वालिटीज ऑफ स्टूडेंट्स फॉर देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इस तरीके से ट्रेन किया जाता था टीचर्स को, सो दैट दे कैन स्ट्रेंथन द पर्सनल एंड सोशल क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट, सो दैट देयर विल बी एन ओवरऑल डेवलपमेंट इन देम, ठीक है। क्रिएशन ऑफ हेल्दी एंड सेफ स्कूल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टीचर्स को जानना कि क्या क्या करेंगे तो हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगी और स्कूल सेफ स्कूल एनवायरनमेंट बनेगा, ये भी ट्रेनिंग निष्ठा देती थी टीचर्स को। देन integration of ICT in teaching, learning and assessment। So information and communication technology को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कैसे यूटिलाइज करेंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया था, तो ये भी एक आउटकम है ना। डेवलप स्ट्रेस फ्री स्कूल बेस्ड असेसमेंट फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग कॉम्पिटेंसीज। तो एक स्ट्रेस फ्री वातावरण का, एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट का क्रिएशन करना था टीचर्स को इस आफ्टर दिस ट्रेनिंग, ठीक है, सो दैट लर्निंग जो है बच्चों में वो ज़्यादा डेवलप होके आए। टीचर्स अडॉप्टेड
activity based learning and move away from the rote learning of competency based learning. So teachers ने क्या किया कि बच्चों को समझाने के लिए वो जो मगअप करना होता है ना, रोट लर्निंग जिसे कहते हैं हम लोग, रट्टा मार के पूरी मगअप कर लेते, याद कर लेते हैं, वैसा उस सिस्टम को हटा के टीचर्स ने क्या किया, नया सिस्टम दैट वाज एक्टिविटी बेस्ड। बच्चों को कुछ भी समझाना हो एक्टिविटी करके, चाहे वो आर्ट हो या एक्सपेरिमेंट्स हो या प्रोजेक्ट्स हो, किसी भी तरह एक्टिविटी करके बच्चों को एक्सप्लेन करना होता था कि कैसे कोई टॉपिक उसको बच्चों को लर्न करवाना है। So these was also included in the training and this was the outcome. ठीक है, teacher and school heads became aware of new initiatives in school education. So वो ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, टीचर्स एंड स्कूल हेड्स में ये इनोवेटिवनेस आया कि हम लोग स्कूल में क्या नयापन ला सकते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेड्स ऑफ द स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन द स्कूल फॉर फोस्टरिंग न्यू इनिशिएटिव्स। तो स्कूल हेड्स को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया गया कि सो दैट वो एक एकेडमिक जो ईयर होता है ना स्कूल का, उसमें नए नए इनोवेशन, नए नए लीडरशिप स्किल्स लेके आए वो, सो दैट न्यू इनिशिएटिव्स, नई चीजें स्कूल के अंदर करवा सके। एक रूटीन सा बोरिंग सा स्कूल लाइफ नहीं है, वो क्या करवाए इन्होंने, बहुत डिफरेंट इनिशिएटिव्स लेके आए हैं। सो टीचर्स, स्कूल हेड्स को भी ट्रेनिंग मिला सो दैट दे कैन जो एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप है उनमें ज्यादा बढ़ के आया है। ठीक है, टीचर्स स्कूल हेड्स में ये। ठीक है, एंड व्हाट वाज द ऑफलाइन कोर्स मॉड्यूल्स जेनरिक जो ऑफलाइन कोर्स था, जो स्पेसिफिक ऑफलाइन कोर्स जो निष्ठा ने दिया था, वो क्या था, करिकुलम, learners center pedagogy, learning outcome and inclusive education. So this was what the offline course module, that is online नहीं, जो स्कूल के अंदर हमें offline course module मिलेगा, that is curriculum होगा, learner center pedagogy जो बच्चे का developmental process के हिसाब से learning बच्चों से centered रहेगा, learning outcome and inclusive education system रहेगा, improving social personal qualities and creating safe and healthy school environment. ठीक है, जो बच्चों में सोशल पर्सनल क्वालिटीज डेवलप करवाएं, सो दैट एंड आल्सो क्रिएटिंग अ सेफ स्कूल एनवायरनमेंट, हेल्दी एंड सेफ स्कूल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, ये ऑफलाइन कोर्सेज में इंक्लूडेड था। आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, ये मैंने बताया पहले भी है ना, कि मतलब बच्चों को रोट सिस्टम में, वो जो बोरिंग सा सिस्टम था पढ़ाई का पहले, उसमें फोकस ना करवा के दे जस्ट स्टार्टेड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें आर्ट को इंक्लूड किया, प्रोजेक्ट वर्क, एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड करके बच्चों के लिए वो स्टडी टाइम बहुत इनोवेटिव एंड एंजॉयबल बनाना सिखाया गया था इस ट्रेनिंग के बाद। स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट तो होता ही है, हेल्थ एंड वेलबींग के लिए भी फोकस किया गया था, सो दैट वो एक्सरसाइजेस हो, योगा हो या इको क्लब्स हो, यूथ क्लब्स हो या और कोई क्लब्स को स्कूल के करिकुलम में, स्कूल के एकेडमिक्स में इंक्लूड किया गया। इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी इन टीचर लर्निंग एंड असेसमेंट, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को टीचर लर्निंग एंड असेसमेंट में इंक्लूड किया गया था। दीज वर द all these were the offline course modules. ठीक है, तो this is about NISHTHA. It is basically about teachers training and school heads training, so that school life और school का जो academic है वो जो बहुत ज़्यादा innovative, developed and interesting हो सके। ठीक है, नेक्स्ट इज परामर्श। ना परामर्श मतलब क्या है, एक हिंदी वर्ड है परामर्श, इसका मतलब क्या है देख लेते हैं। परामर्श इज द वर्ड ऑफ संस्कृत ओरिजिन मीनिंग विवेचन हेतु आपस में होने वाली सलाह। इट ऑल्सो मीन्स आपस में मिलकर यह जानने की क्रिया कि क्या ठीक है अथवा क्या होना चाहिए। सो परामर्श मतलब हम बैठ के कुछ मीटिंग करें, कुछ आपस में डिस्कस करें एंड ऑल ऑफ अस कम आउट इन अ सोल्यूशन कि हाँ भाई किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी चीज के लिए कोई सोल्यूशन मिले, उसे हम क्या करेंगे, परामर्श। सब मिल के साथ बैठ के जो क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज को स्टॉप करना चाहिए, सलाह करते हैं, उसे परामर्श बोला जाता है। ठीक है, लाइक इट्स नेम द वे परामर्श इज written represent uniqueness. Paramarsh is very unique platform for all those who believe that informed and right decisions open the doors to the bright future. तो परामर्श जैसे आप जानते हैं मीनिंग
उसी से रिलेटेड है हमारा ये स्कीम. ओके, परामर्श इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर्म्स, दैट इज एडवाइजर एंड एजुकेटर. ठीक है, परामर्श का दो आर्म्स है. ठीक है, दो हाथ है. एक है एडवाइजर एंड द अदर वन इज एजुकेटर. ठीक है, तो ये हम जान लेते क्या है. Advisor is on the theme of wise education advice. Advisor comprises of education and career advising. So advisor कौन हो गया? Advisor वो है जो आपको बताता है कि आपके एजुकेशनल फील्ड में, आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, आपके एजुकेशनल क्या चेंजेस लाना चाहिए, आपको क्या इम्प्रूव करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए. ये सारे जो बताते हैं बात, करियर एडवाइस देते हैं आपको, दैट party or that part will be advisor. And educator means the theme of continuous learning. Educator, continuous learning मतलब स्कूल हो गया, institutions हो गए. ठीक है, जहाँ पे बच्चे हर साल नए बच्चे आते रहते हैं एंड सम पास आउट करते रहते हैं, लेकिन आपका ये प्रोसेस चलते ही रहता है. दैट इज एजुकेटर्स. एजुकेटर comprises of educations and career seminar series, practical exposure trips, short duration courses and workshops and training programs for educators. ठीक है, the Union Minister of Human Resource Development launched the University uh, ग्रांट्स कमीशन यूजीसी स्कीम परामर्श. तो किसने इसको लॉन्च किया था? इसको लॉन्च किया था ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स ने अंडर यूनिवर्सिटी कमीशन ग्रांट and the name was Paramarsh. Okay, objective क्या था? To mentor National Accreditations and Assessment Council. Now, what is the full form of NACC? The full form of NACC is National Accreditation and Assessment Council. इस बारे में आपको बहुत जानकारी मिलेगी. ठीक है, this is accreditation aspirant institutes for promoting quality assurance in higher education. इसका मतलब क्या है? जो ये नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल है, इसका काम होता था कि हर इंस्टीट्यूशन जो है आज के डेट में इंडिया में कितने भी इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, उसको नेशनल लेवल में आपको रेट किया जाता है. ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, दे रेट इट. And the work of rating is from a National Accreditation Assessment Council. NAC रेट करता है आपको, तो वो प्रमोशन क्वालिटी, आपका इंस्टीट्यूशन का क्या क्वालिटी है उसके आधार पर आप रेट किए जाते हैं. ठीक है, नाउ व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस परामर्श? द स्कीम विल बी operationalized through a hub and spoke model, wherein the mentor institute called the hub is centralized and will have the responsibility of guiding the mentee institute through the secondary branches, the spoke, that is through the services provided to the mentee for self improvement. So ये परामर्श का क्या था कि कैसे काम करता था? कि ये काम करता था थ्रू हब एंड स्पोक मेथड. ओके, हब एंड स्पोक मेथड से काम करता था, जिसमें हब का मतलब क्या है? हब इज द मेंटर. ओके, मेंटर इंस्टीट्यूशन जो आपको ट्रेनिंग दे रहा है, जो आपका टीचर है, टीचर इंस्टीट्यूशन है, प्रोफेसर इंस्टीट्यूशन है, दैट इज द हब. वो सेंट्रलाइज्ड हब होते थे या इंस्टीट्यूशन होते थे. वो रिस्पॉन्सिबल होते थे किस चीज के लिए? मेंटी इंस्टीट्यूशन जो आपके अंतर्गत काम करेगा या सीखेगा, उस मेंटी इंस्टीट्यूट को आप कैसे गाइड करोगे, उसका काम. एंड दिस मेंटी इंस्टीट्यूट वाज नोन एज स्पोक. ओके, एंड दिस स्पोक वाज अंडर हब, ये काम करता था हब के अंतर्गत. ठीक है, दिस विल अलाउ अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन टू अटेन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द मेंटी इंस्टीट्यूशन. तो ये कैसे काम करता था? हब कि हब का काम होता था मेंटी इंस्टीट्यूशन जो आपके अंडर ट्रेनिंग लेने के लिए आए इंस्टीट्यूशंस, अपना एक्रेडिटेशन बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, तो उनको क्या देखना चाहिए था? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ओवर operational efficiency, resource utilization to attain overall development of the mentee institution. क्या resource utilization है, क्या operational efficiency है, और overall development of the mentee institution, जो भी आपके institution आपके अंडर में आके आपसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, उसको देखना था. What was the target? The scheme will target 1,000 higher education institutions, that is HEI. Okay, higher education institution, that is HEI. ठीक है,
What is the full form of HEI? The full form of HEI is higher education institutions. ठीक है. For mentoring with a specific focus on quality as enumerated in the UGC quality mandate. तो उनका क्या काम था ये परामर्श का कि जो मेंटी इंस्टीट्यूशन जो आपके अंदर आके का ट्रेनिंग ले रहे थे अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो इम्प्रूव करना, मेंटर करना, स्पेसिफिक फोकस ऑन क्वालिटी, बिकॉज क्वालिटी यूजीसी ने जो अपना क्वालिटी मैंडेट बनाया है उसके अंतर्गत आप आप एलिजिबल हो नहीं हो, आपको कैसे एलिजिबल बनाया जाए, कैसे ट्रेन किया जाए, क्या इम्प्रूवमेंट लाया जाए, क्या सुधार किया जाए, ये काम था परामर्श का. ठीक है. नाउ व्हाट वर द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स? It will lead to enhancement of overall quality of the Menti institution and enhance its profile as a result of improved quality research, teaching and learning methodologies. तो क्या काम था, क्या निकल के आता था इसमें से कि आपका जो मेंटी इंस्टीट्यूशन था वो ओवरऑल क्वालिटी में बढ़ के आएगा, एनहांस होगा एंड उसके अंदर क्या होगा, क्वालिटी टीचर्स होंगे, क्वालिटी रिसर्च, टीचिंग लर्निंग इंस्टीट्यूशंस होगा, सो दैट आपका एक्रेडिटेशन में रैंक ऊपर आएगा. ठीक है. इट विल हेल्प द मेंटी इंस्टीट्यूशन इन गेटिंग NACC accreditation, दैट इज जो रैंक देते थे उसमें रैंक आपको ज्यादा पाने के लिए हेल्प होता था. इट विल ऑल्सो फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर रिसर्च कोलैबोरेशन और फैकल्टी डेवलपमेंट इन मेंटी इंस्टीट्यूशन. जो आपके आपके इंस्टीट्यूशन में जो फैकल्टी डेवलपमेंट है या फिर रिसोर्सेज, रिसर्च कोलैबोरेशन या इंफॉर्मेशन अपॉर्चुनिटीज जो प्रॉपरली नहीं है, या शेयर आप दूसरे इंस्टीट्यूशन से आप शेयर कर सकते हो नॉलेजेस, इंफॉर्मेशन, इसमें भी फैसिलिटेट करते थे. ओके, नॉट ओनली फॉर द रैंक, क्योंकि रैंक आपको बढ़ाने के लिए ऑब्वियसली आपकी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, इजंट इट? सो ऑल दिस थिंग्स वर लुक्ड आउट और ट्रेन और ये रिसोर्सेज आपको डेवलप करवाते थे परामर्श. ओके. It will help in providing quality education to the 3.6 crore students who are enrolling to Indian higher education system at present. तो ये आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए आपको ट्रेन करते थे. ओके. आपके अंदर आपके रिसोर्सेज में क्या कमी है उसको पूरा करते थे. आप आगे से जो 3.6 करोड़ स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट ऑल ओवर इंडिया में हाई एजुकेशन के लिए एनरोल करते थे, तो रैंक वाइज तो एनरोल करेंगे बच्चे. जो भी इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस है जो दे आर अपर इन द रैंक, बच्चे ऑब्वियसली चाहेंगे कि उसी इंस्टीट्यूशन में, उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले. तो उस क्वालिटी एजुकेशन को हासिल करने के लिए परामर्श काम करता था. ठीक है. नेशनल एक्रेडिटेशन एंड असेसमेंट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 as an autonomous institution of the UGC and with its headquarter in Bangalore. तो ये National Accreditation and Assessment Council कब establish हुआ था? It was established in 1994 and headquarters कहाँ है? Headquarters Bangalore में है. The mandate of NAC is to make quality assurance an integral part of functioning हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? टू क्वालिटी एश्योरेंस था एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंक्शनिंग द HEIs. ठीक है. जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस था उसको प्रॉपर फंक्शन के लिए काम करता था. इट मेक्स अरेंजमेंट फॉर पीरियोडिक असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस for higher education or units thereof of specific academic programs and projects. तो जो specific academic program projects है उनको या periodic assessments and accreditations of institutions को look out करते थे, arrange करते थे. The University Grant Commission, that is UGC, came into existence in 1953. So when was this University Grant Commission came into existence? It was in 1953. याद कर लीजिएगा, यहीं पे dates are important. And become a statutory organization of the government of India by an act of parliament in 1956. तो ये establish हुआ, existence में आया 1953 में, but it was statutory, it was fixed after the act of parliament in 1956. Okay. Existence हुआ था 53 में and it became statutory organization in 1956. Okay. For the coordination, determination and maintenance of standard teaching. तो क्या था इसका इनिशिएटिव? यूजीसी का इनिशिएटिव या यूजीसी का इम्प्लीमेंटेशन या ऑब्जेक्टिव क्या था? For the coordination, determination and maintenance of standard of teaching. ठीक है.
examination and research in university education. ठीक है. So what was the objective of UGC? Objective of UGC was to for the coordination, determination, maintenance of standard of teaching, examination, and research in university education. These were the objectives of UGC. Okay, and where is the head office of UGC? Head office of UGC is in New Delhi. Okay, so this is all for NISHTHA and Paramarsh. Hope you like the video. Don't forget to like, share, and subscribe. Dive to Learn. Thank you.